हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज आपको मिलेंगे काफ़ी सारे डाटा एंड फैक्ट्स के साथ, तो उन सभी चीज़ों को नोट ज़रूर करेंगे। जो भी नए लोग हैं चैनल पर बता दें कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है आई दरबार आंसर रिव्यू के नाम पे, वहाँ मिल जाता है, तो ज्वाइन कर लेंगे आई दरबार आंसर रिव्यू का जो ग्रुप है उसको। और आइए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को, और हम स्टार्ट कर रहे हैं कोटेशन से। जैसा कि आपको मालूम होगा, कोटेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोटेशंस याद करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये जीएस पेपर 4 जो एथिक्स है वहाँ पर डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, या वी कैन यूज़ द कोटेशंस। अदरवाइज आप ऐसे राइटिंग में तो कोटेशंस का यूज़ करते ही हैं, और इसलिए जो कोटेशंस हैं उनको जानना याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज का कोटेशन एक इमोशन के ऊपर है। इमोशंस के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लव, एंगर, फियर, ये सब एक तरीके का इमोशन होता है। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लव की। व्हेन द पावर ऑफ लव ओवरकम्स द लव ऑफ पावर द वर्ल्ड विल नो पीस। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। क्या कहा जा रहा है कि जब जो लव है, लव का पावर ओवरकम कर दे किस चीज़ को, पावर के लव को। गेटिंग माई पॉइंट? दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। पावर मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, और उनसे आप पूछेंगे आप क्यों बनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं सिंपली आई वॉन्ट पावर, राइट? भले हो या ना हो प्रैक्टिकली, बट हाँ, आई वॉन्ट पावर। तो पावर एक ऐसा टर्म है जो अपने आप में कई बार निगेटिव दिखाई देता है, ठीक है? मतलब जितना पॉजिटिव ये हो सकता है वहीं ये निगेटिव भी होता है। ये इट साउंड्स निगेटिव। तो जब पावर के प्रति जो हमारा लगाव है, जो लव है, जो अफेक्शन है, वहाँ पर उसको रिप्लेस कर दे लव, राइट? कि हम हर किसी को देख करके एम्पैथेटिक हो रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। बिकॉज आपको ये सारी ही चीज़ें एक ब्यूरोक्रेट के हिसाब से समझनी है, देखनी है। अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, आपके सामने केस स्टडीज़ आते हैं, आपको ऐसे इवेंट में रखा जाता है, आपको सिचुएशंस में डाल करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे समय में जब डिसीजन मेकिंग करना होता है तो ये चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं कि हमें एक्चुअली में पता होना चाहिए कि एक सिविल सर्वेंट होने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या मकसद होना चाहिए, उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है। सो यहाँ पे बहुत ही सिंपली ये कोटेशन कह रहा है कि जब आप पावर को लव से रिप्लेस कर देते हैं, देन वर्ल्ड विल नो पीस। जाहिर तौर पर हर तरफ एक पीस, एक शांतिपूर्ण माहौल कायम हो सकता है। तो आज के डिस्कशन में हम 3 आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आया हुआ है, हालांकि वो बहुत प्रो गवर्नमेंट है, और चूँकि उसको राजस्थान के एक गवर्नर ने लिखा है, उनका नाम आप जानते होंगे, कालराज मिश्रा जी, और उनके आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमें वहाँ से मिल जाएगा। सी राजा मोहन का एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। ये इसमें बहुत सारे फैक्ट्स गिवन हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, दैट विल डिस्कस। एंड इंडिया स्पेन रिलेशन पर एक आर्टिकल लिखा गया है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल जाएंगे आपको। उसमें ज़्यादा तो जानने लायक चीज़ें नहीं हैं, बट हाँ, उसका जो 30-40% है आर्टिकल का, वो हमारे काम आ सकता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन आर्टिकल्स को। तो सबसे पहला आर्टिकल है आज, द रियल पॉपुलेशन वरी। सिलेबस में कहाँ पर आ जाएगा, पॉपुलेशन कहाँ पर मेंशन्ड है, आप बताइए? जीएस पेपर 1 में एग्जैक्टली सोसाइटी में पॉपुलेशन इश्यूज मेंशन्ड है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा यहाँ से। बहुत सारे डाटा फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं आज, तो सिलेबस में इसको सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, ठीक है? इनडायरेक्टली कई और जगह पर आ सकता है, बट इसको डायरेक्टली अगर देखना चाहें तो यहीं पर है। नाउ आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, तो आर्टिकल में जाहिर तौर पर जब भी कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो उसके करंट में, उसके बैकग्राउंड में कोई एक करंट इवेंट होता है, राइट? तो अभी एक डिस्कशन चल रहा है मीडिया में इंडिया के पॉपुलेशन फ्यूचर को लेकर के, कि कब तक स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या होगा, किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें अभी कही जा रही हैं, और इसमें जो प्रोजेक्शन, जो डाटा प्रोजेक्शन किया गया है, उसको एक तो यहाँ के जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, उसके द्वारा, अदर देन दैट जो IHME है, IHME और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्यूशन, इनके द्वारा ग्लोबल लेवल पर भी एक पॉपुलेशन का डाटा दिया गया है। तो इसमें भी बहुत सारी बातें इंडिया के बारे में की गई हैं। फर्टिलिटी हैज़ बिन डिक्लाइनिंग इन इंडिया फॉर सम टाइम नाउ। हाँ, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है भारत में, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या, क्यों, क्या कारण है इसका,
कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। तो SRS रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो एस्टिमेशन है उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ मदर वुड हैव, एक मदर के जितने बच्चे हो सकते हैं, ये फर्टिलिटी रेट बताता है। करंट पैटर्न में ये यहाँ पे ये डेफिनेशन याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगी टोटल फर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ मदर वुड हैव एट द करंट पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो अभी 2.2% है 2018 का जो डाटा है, इसको आपको ध्यान रखना है। फर्टिलिटी लाइकली टू कंटिन्यू डिक्लाइनिंग, और ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटेड ये है कि ये 2.2 से 2.1 पर आ चुका है। एंड द रिपोर्ट एस्टिमेटेड द नेचुरल एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ टू बी 1.3% इन 2018। तो हर राज्य में अलग अलग तरीके से डाटा है, कहीं पर फर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पर डिक्रीज़ हो रहा है, कहीं पर स्टेबल है। तो ये सिनारियो वर्ल्ड में भी है और इटसेल्फ इंडिया में भी है, राइट। अब अगर आप कंपैरिजन करते हैं 2011-2018 के डाटा को, रिपोर्ट को, तो SRS का जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है वो क्या बताता है कि TFR डिक्लाइन हुआ है। देखिए 2011 से 18 तक हम देखते हैं तो ये 2.24 से 2.2% पर आ चुका है ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड फर्टिलिटी डिक्लाइनिंग ऑल मेजर स्टेट, जो मेजर स्टेट है, जो मेजर राज्य हैं, वहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। यानी कि 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन 14 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ये इंक्रीज भी हो रहा है। सो द एनुअल नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल्सो डिक्लाइनिंग फ्रॉम 1.47 to 1.38। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो भी नीचे जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना, सारा हम लोग पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ डाटा फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नई बात नहीं है, सिंपली वही कहा गया है जो रिपोर्ट्स एंड डाटा आपको सजेस्ट कर रही हैं। एंड दिस इज़ नॉट सो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन मोमेंटम इफेक्ट, a result of more people entering in the reproductive age of 15 to 49 year, ठीक है, due to the past high level of fertility। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट और भी जानना है आपको कि 15 से लेकर के 49 ईयर का जो एज ग्रुप है, जैसा कि आपको मालूम है, इसको आप जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वहाँ से भी जोड़ सकते हैं कि इस समय में भारत में जो वर्किंग क्लास पीपल है, जो लोग कार्य करने में सक्षम हैं, वो सबसे ज़्यादा है इस समय में। और ये एक और चीज़ क्या शो करता है कि जो रिप्रोडक्टिव एज होता है उसमें 15 से 49 ईयर तक का जो अपना पॉपुलेशन ग्रुप है वो ज़्यादा हो रहा है। एंड केरला का भी एक यहाँ पर डाटा गिवन है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। वहीं देखिए UN पॉपुलेशन डिवीज़न के हिसाब से क्या बताया गया है, इनके हिसाब से बताया गया कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि अभी पीक आ जाएगा, 1-2 साल में पीक आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पीक को आने में 2061 का समय लगेगा। 2061 में जा कर के पीक जो होगा पॉपुलेशन का इंडिया में वो देखा जा सकता है 161 करोड़। एट द मीडियम फर्टिलिटी वेरिएंट एंड विल बी lower by the about 10% of the lower fertility variant। अब अगर IHME का एस्टिमेशन देखें, UN पॉपुलेशन डिवीजन का आपने देख लिया, 161 करोड़ का है और 2061 तक में है। वहीं IHME ये एस्टिमेट बता रही है कि जो पीक है वो 2048 में ही आ जाएगा, 248 में ही आ जाएगा और 160 करोड़ तक जो पॉपुलेशन है उनकी संख्या हो जाएगी। सम ऑफ द मोमेंटम इफेक्ट कैन बी मिटिगेट इफ यंग पीपल डिले चाइल्ड बेयरिंग एंड स्पेस देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एस्टिमेशन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, एक अनसर्टेनिटी को शो कर सकता है। अगर जो यंग जनरेशन है, जैसा कि आप अभी पैटर्न देख पा रहे हैं, जो यंग पीपल हैं, यंग जनरेशन है, वो जो चाइल्ड है उनमें स्पेस ज़्यादा रखे, लाइक 2 बच्चे हैं तो बीच में 3 से 4 या 5 साल का गैप कर दे, या फिर जो ऑब्वियसली आज के समय में चाइल्ड बियरिंग एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, तो अगर वो जैसे कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वो कम करें, तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस एस्टिमेशन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा इमेज दिख रहा है, न्यूज़पेपर में भी आया होगा, आप इसको देख सकते हैं कि इस समय कौन से राज्य में कितना लेवल है। आप देखिए यहाँ पे बिहार का देखिए पीक कितना आपको हाई दिख रहा है। तो ये सब याद रखना है कि बिहार में फर्टिलिटी रेट अभी बहुत ज़्यादा है। असम, इधर आंध्र प्रदेश। तो ग्रीन लाइन क्या शो करता है, पिंक लाइन क्या शो कर रहा है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं।
वेस्ट बंगाल, ये सारे इनके पीक्स देखिए बहुत ऊपर हैं। अगर आप पिंक लाइन की बात करें, दैट इज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा जो बताया गया है कि टोटल डिमांड फॉर फर्टिलिटी कितनी है वहाँ पर उस राज्य में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, पहले तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हायर है नेशनल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ये कौन से राज्य हो सकते हैं? बहुत आसानी से आप गेस कर पाएंगे। ऐसे राज्य जहाँ पर बहुत तंगी है, एजुकेशन की कमी है, जहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, हंगर बहुत ज़्यादा है, फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन? तो ये सब हमें पता कैसे चलेगा? जब हम देखें कि क्या इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जो हमेशा स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं। आपको जब भी इनका जीडीपी देखना हो स्टेट वाइज, जब आपको यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट देखना हो, तो आप इनके इंडिकेटर्स को देख करके समझ जाएंगे कि इन राज्यों में कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो देखिए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लागू होते हैं। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। Fertility largely depends on the social setting and the program strength. Female education is the key indicator for social setting. ध्यान दीजिएगा, फीमेल एजुकेशन बहुत मैटर करता है। दूसरा क्या है? ब्रॉडली हायर द फीमेल एजुकेशन लेवल, लोअर द फर्टिलिटी। जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता है, फर्टिलिटी रेट कम होता चला जाता है। फॉर इंस्टेंस, इलिटरेट वुमेन in the reproductive age group 15 to 49 years have higher fertility rate than literate women almost all the state. आपको पता है, सीधा सीधा स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा और आपको लगेगा ऑल द स्टेट कैसे हो सकता है, ये तो गलत स्टेटमेंट। तो बहुत ही कई बार हम बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे डाटा फैक्ट्स को एकदम याद रखना है, ताकि अगर आप मेंस में लिखना चाहें तो वहाँ पे लिख पाएँ, प्रीलिम्स में देखते ही आपको याद आ जाए कि हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो ये फैक्टर्स ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे का जो कारण है वो क्या क्या होता है। द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप डिक्लाइन। एक अच्छी बात और क्या है कि जो इलिटरेट वुमेन है, अभी हमने ऊपर क्या देखा कि इलिटरेट वुमेन की फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है। अब ये देखा जा रहा है कि 2018 में जो डाटा सामने है उसमें ये देखा गया कि 31.5 से ये रेट घट करके और 13% हो चुका है 2018 में। 2011 में जहाँ पर ये 13.1 पर था इलिटरेट वुमेन की संख्या जो थी, अब वो घट करके 13% पर आ चुकी है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव सा चेंज आप मान सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट वुमेन इन दिस एज ग्रुप वॉज हायर देन 15% इन ऑल द हाई फर्टिलिटी स्टेट। ठीक है, तो अब जो हायर फर्टिलिटी रेट वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या देखा गया कि जो इलिटरेट वुमेन हैं उनकी जो संख्या है, जो इनका एज ग्रुप आपका वो 15 से 49 के बीच में होता है, उनकी संख्या 15% से अधिक है। तो अगर 15% से अधिक है तो इलिटरेट वुमेन ज़्यादा है, तो क्या होगा? फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा होगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रोग्राम स्ट्रेंथ इज इंडिकेटेड बाय द अनमेट नीड कॉन्ट्रासेप्शंस। अब बहुत सारे प्रिकॉशंस की बात की गई है कि आजकल का जो माइंडसेट है यंग पीपल का वो किस तरीके का है। मैरिड वुमेन जो है वो वो ना ही प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, लेकिन उनको 2 ईयर का गैप भी चाहिए होता है आफ्टर मैरिज। बट यहाँ पे ये भी है कि वो कोई भी कॉन्ट्रासेप्शंस को यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं। तो कोई आपको इस पूरे आर्टिकल से आप कई सारे और आर्टिकल और पेजेस को जोड़ सकते हैं। जिस तरीके से अभी नए नए रूल्स लाए गए हैं, अबॉर्शन को लेकर के जो बदलाव किया गया है, चेंज किया गया है रूल्स को मैटरनिटी वाले में, तो वो आपको वो सब फैक्ट भी याद रखना है कि 20 हफ्ते को बढ़ा करके 24 हफ्ता कर दिया गया है। अब यहाँ पे लूप होल्स को बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रासेप्शंस का इस्तेमाल नहीं होता है। भारत में एजुकेशन की कमी है। भारत में जो पिछड़े राज्य हैं वहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज स्टेट जो अपने आप में डेवलप्ड हैं, राइट। तो ये सारे सोशल इश्यूज़ के नॉर्म्स हैं, फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से, इसका जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम व्हाट वी आर राइटिंग, हाउ वी आर मेकिंग आवर डायग्राम्स, हाउ वी आर मेकिंग आवर फ्लो चार्ट, इट मस्ट बी in a very legitimate manner, and the program's ability to reach younger people and provide them with good quality reproductive health education
तो जैसे आपको मालूम है कि एजुकेशन को अगर हम बढ़ाएंगे और इस खास तौर पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन है उसको बढ़ाएंगे तो बदलाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रोग्राम्स को और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, यंग जनरेशन में इसको और बढ़ाया जाना चाहिए, जहाँ पर रिप्रोडक्शन को लेकर के जो जानकारी है, जो एजुकेशन है, उसको आगे तक पहुँचाया जा सके। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा भी शेयर किया गया है कि मोस्ट ट्रबलिंग जो स्टैटिस्टिक्स है इन द रिपोर्ट एज आर द सेक्स रेशियो एट बर्थ, वो क्या है। UNFPA के अकॉर्डिंगली स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020, याद रखिएगा अगर आपसे इससे क्वेश्चन पूछ दिया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 के बारे में, ठीक है, तो ये एस्टिमेट क्या करता है दैट द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया एज 910, लोअर देन ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइना। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर हम पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो चाइना और इंडिया को ही हम सामने रखेंगे, बिकॉज चाइना और इंडिया का ही पॉपुलेशन है जो कि इतना ज़्यादा है, वर्ल्ड का फर्स्ट और सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के मामले में हम जाने जाते हैं। और ये भी एस्टिमेशन बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना को भी बाईपास कर देगा, हालांकि अभी समय है उसमें, लेकिन अब जब वो नया सेंसस आता है तो देखिए उसमें क्या पता चलता है। तो ये जाहिर तौर पर ये जो एस्टिमेशन है इसको हम याद भी रख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि बाकी सारे देश से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो भारत का क्या है, कैसा है। एंड दिस इज कॉज फॉर कंसर्न बिकॉज द एडवर्स रेशियो रिजल्ट इन द ग्रॉस इम्बैलेंस इन द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। अच्छा, सेक्स रेशियो में समझ में आ रहा है ना कि जैसे मेल की संख्या ज़्यादा हो गई, फीमेल की संख्या कम हो गई, क्योंकि आज भी भारत में कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि बहुत ऐसे कम जगह है या बहुत ऐसे कम फैमिली हैं जो जब गर्ल चाइल्ड के बर्थ पर खुशियाँ मनाते हैं, उनको अच्छा फील होता है, दे फील रिलैक्स, दे फील हैप्पी। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में 80 to 85% केसेस में, इससे भी ज़्यादा है, मैं थोड़ा कम बोल रही हूँ, इतने केसेस में जनरली ये देखा गया है कि जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो एक काइंड ऑफ लोग हैप्पी होने के बजाय एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। नो डाउट बहुत ही लविंग चाइल्ड होता है उनके लिए भी, बट स्टिल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं और इस तरीके से वो चीज़ जो है वो आगे भी फिर दिखने लग जाती है ओवरऑल सोसाइटी में। और यहाँ पे जो सेक्स बर्थ रेशियो है और ये बहुत ऑब्वियसली इम्बैलेंसिंग सिचुएशन में पहुंचता जा रहा है। तो अगर ज़्यादा संख्या में मेन हो गए, वुमेन कम हो गई, या वुमेन ज़्यादा मेन कम, ऐसा कोई भी इम्बैलेंस होगा तो वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है भारत में, मैरिज का सिस्टम है, उसको काफ़ी हार्म करेगा, इम्पैक्ट डालेगा उस पर। इट इज़ होप दैट अ बैलेंस सेक्स रेशियो एट बर्थ कुड बी रियलाइज ओवर टाइम। तो इसमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, अवेयरनेस को बढ़ावा देना चाहिए, और इस तरीके से एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में। जेंडर बैलेंस करना भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द व्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सन प्रेफरेंस रिजल्टिंग इन जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन, जो मैंने आपको बताया कि एक बायसनेस है आज कहीं ना कहीं, एंड द गवर्नमेंट एक्शन नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड बाय इम्प्रूविंग वुमेन स्टेटस इन द सोसाइटी। और इसके लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का एक्शन बहुत ज़रूरी है, और जो एक्शन हो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन में कहा जा रहा है देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रीच यंग पीपल both for reproductive health, education and service, as well as the cultivate gender equity norms. सो कंक्लूजन बहुत ही क्लियर है, एक अर्जेंट नीड है इस समय में यंग पीपल एंड जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत ही अच्छा बनाया जाना चाहिए, एंड जेंडर इक्विटी नॉर्म्स को फॉलो किया जाना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया का पॉपुलेशन क्या होगा फ्यूचर में इस बात पर निर्भर करेंगी, और पॉपुलेशन का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कहीं पे भी रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। सिलेबस में इसको हम IR में रखेंगे, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया और स्पेन के रिलेशनशिप की। IR कहाँ पर है, GS पेपर 2 में आता है, वहाँ पर हम इंडिया स्पेन के रिलेशन की बात करेंगे। तो क्या कुछ कहा गया, देखिए आर्टिकल में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये आर्टिकल जो लिख रहे हैं वो एम्बेसडर इन इंडिया हैं फ्रॉम स्पेन। ओके, तो वो अपनी फीलिंग्स को, अपने नेशन के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और उसके बाद जाहिर तौर पर इंडिया में हैं वो, तो इंडिया और स्पेन के रिलेशन को उन्होंने बताया है यहाँ पर।
इन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर किया है। 12 अक्टूबर को स्पेन का नेशनल डे मनाया जाता है, उस पर इन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की हैं और इंडिया में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा उसको उन्होंने बताया है। स्पेन में किस तरीके से डाइवर्सिटी नहीं कह सकते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज और इतना पुराना वहाँ का कल्चर है, इन सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे बताया है। इंडिया की बात करेंगे तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया स्पेन का, वो 1956 में स्टार्ट हुआ और आज एक डीप रिलेशन को हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे देश के साथ। एंड बोथ कंट्रीज हैव स्ट्रेंथेंड देयर फ्रेंडशिप विद एन इंटेंस इंस्टीट्यूशनल एजेंडा एट द हाईएस्ट लेवल। तो अभी मोदी जी और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, मोदी जी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन, इन्होंने आपस में बात की। जो G20 समिट हुआ था अर्जेंटीना में 2018 में, उसका ये जिक्र करते हैं, उस इवेंट का जिक्र करते हैं। बोथ लीडर डिस्कस द सिचुएशन कॉज बाय द करंट पेंडेमिक ड्यूरिंग द टेलीफोन कन्वर्सेशन। उसके बाद अभी अप्रैल में भी जो करंट सिचुएशन चल रहा है पेंडेमिक का, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इस पर भी इन्होंने जिक्र किया। बाकी यहाँ का जो रिलेशन है वो दोनों ही देश का, चाहे आप कल्चरल टर्म्स में बात करें, इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, बहुत ही साउंड है। अब ये एग्जैक्टली एजुकेशन फील्ड की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन फील्ड में दोनों देशों ने कितना अच्छा काम किया साथ मिलकर के। 2007 से Delhi based institute the Caravans in 2007 marked a turning point for Indian interested in learning Spanish। तो जिन भारतीयों को स्पेनिश लर्न करना था उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया गया। तो इस तरीके से हम कल्चरल और लैंग्वेज जो एक डाइवर्सिटी है उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पेनिश एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इन्होंने मिल करके कैसे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को और साउंड बनाना है, इंडियन एकेडमिक सिस्टम को अच्छा बनाना है, कैसे स्ट्रेंथन करना है, तो इसमें भी कोऑपरेशन है। तो अगर हम इंडिया स्पेन का जिक्र करें तो यहाँ पे एजुकेशन को हम ज़्यादा एम्फेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई और सेक्टर की भी बात की है कि कहाँ पर काम हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काम हो सकता है। इसके अलावा जो मूवीज़ बनती हैं, आप ध्यान दीजिए कि मूवीज़ के बनने में भी हम बहुत बड़ा एक कल्चर शेयर करते हैं एक दूसरे देश के साथ। स्पेन में मूवी पूरी तरीके से बनी थी, उसका नाम था ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपको याद होगा, ऋतिक रोशन की मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। तो वो वहीं पर पिक्चराइज़ किया गया था और इन्होंने इसका भी जिक्र किया कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी मूवी में हमारे पूरे कल्चर को शो किया। फिर IIFA अवार्ड है, इन सब चीज़ों में भी हम स्पेन और इंडिया के रिलेशन को शो कर सकते हैं। इकोनॉमी की बात करें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस समय में भी ड्यूरिंग पेंडेमिक भी हम एक दूसरे देश के साथ हाईएस्ट लेवल पे जो भी पोटेंशियल उसको शेयर कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। And economic flows the significantly increased beginning in the century in Spanish कंपनीज कैन ऑफर ग्रेट एक्सपर्टाइज। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जब हमने आत्मनिर्भर भारत होने का अभियान छेड़ा है तो उसमें जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया की तरफ रुख करें, ये बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया और स्पेन के लिए, ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रा के फील्ड में ये बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छा काम करते हैं। जाहिर तौर पर इंडिया में भी इनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बिकॉज भारत में अक्सर जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, चाहे वो ग्राम सड़क योजना है या बाकी चीज़ें हैं, वो सब चलती रहती हैं। तो एक स्पेन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है इंडिया, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दोनों देश मिलकर के आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। आज भारत और स्पेन ने एक साथ 65 ईयर का अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो शेयर किया है। ओके, नाउ अगले आर्टिकल पर चलते हैं। NI ऑफ द फ्यूचर, NI ऑफ द फ्यूचर सिलेबस में आ जाएगा GS पेपर 2 में। एजुकेशन एग्जैक्टली मेंशन्ड है, वहाँ पर आ जाएगा। जैसा आपको मालूम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे चीज़ों को बदला गया है एंड ये जो पूरा फ्रेम किया गया था उसके लिए कमेटी बनी थी के कस्तूरी रंगन कमेटी, 2019 में ही बनी थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था और अब 2020 में जाकर के फाइनली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लॉन्च कर दिया गया और इन्होंने बहुत सारे बदलाव की यहाँ पर मुहिम छेड़ी है। इसके पहले 1968 में, उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी ने पॉलिसी को पेश किया था। तो 2 बार एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो भारत में आ चुकी हैं, एक तो इंदिरा गांधी जी के समय में और दूसरा
राजीव गांधी के समय में, ठीक है। तो और अब जो ये 2020 का पॉलिसी है, तो अब जो नई पॉलिसी एजुकेशन की आई है उसमें क्या क्या बदलाव है, इसका क्या क्या फ़ायदा न्यू जनरेशन्स को मिल सकता है, उन्होंने यहाँ पर बताया है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ही कि ये प्रो गवर्नमेंट पूरी तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, क्रिटिसाइज़ करने के लिए पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन हमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी ऑब्वियसली पता होने चाहिए। क्या फ़ायदे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, कैसे ये डिफरेंट है, कैसे ये बदलाव ला सकता है सोसाइटी में। तो इसको जो बनाया गया है उसमें हायर एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट दिया गया है, उसमें प्रैक्टिकल और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। इसके अलावा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के फील्ड में भी चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश की गई है। द रिफ्रेशिंग मूव फ्रॉम द पीरियोडिक इंस्पेक्शंस ऑफ द सेल्फ असेसमेंट वॉलंटरी डिक्लेरेशन विद ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन बीइंग द कीवर्ड। तो ये सारे चेंजेस हैं जो इस एजुकेशन पॉलिसीज़ में लाए गए हैं। द वर्टिकल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, फंडिंग, एक्रेडिटेशन एंड रेगुलेशन विल प्रोवाइड लाइट बट टाइट ओवरसाइट। इनका कहना है कि जो पूरा स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो फ्रेमवर्क्स तैयार किए गए हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हैं। एंड लोकल लैंग्वेज को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। 5th ग्रेड तक जो बच्चे हैं वो अपने लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में पढ़ाई कर पाएंगे, उससे एक जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है वो बनी रहेगी, लोग अपने लैंग्वेज को सीख पाएंगे और वो बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इन्हांस करेगा, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ाएगा। एंड इसमें जो इक्विटी और जेंडर बायसनेस है उसको कैसे ख़त्म करना है, इक्विटी को इंश्योर करना है, इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डाला गया है। द पॉलिसी एम्स एट द 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करना है 2030 तक, ये मुहिम रखा गया है इस पूरी पॉलिसी का। एंड 50 GAR इज़ हायर एजुकेशन 2025, मतलब 50% तक तो हम 2025 तक गेन कर लेंगे और 2030 तक जाने में हमें और 50% का हमने टारगेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छी अच्छी सारी बातें इसमें इन्होंने बताई हैं। यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली एजुकेशन केयर एंड एजुकेशन फ्रेमवर्क, इसी में आता है NCPECE, इसका फुल फॉर्म ये याद रखेंगे, NCRTs का है, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है। तो इसको भी अलाइन किया गया है सारे सिस्टम से। तो इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल और एक स्किल डेवलपमेंट सिखाने वाला, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी को मैप करने वाला, लोकल जो चीज़ें हैं उसको एम्फेसिस करने वाला और इंटरप्रेन्योरशिप की जो एक कैपेसिटी होती है, कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, उसको डेवलप करने वाला पूरा ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं NEP के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, वो क्या है ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिबिलिटी, इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वहीं पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साउंड करने की बात कही गई है। हायर एजुकेशन में नॉलेज हब को बनाने की बात कही गई है, इसको रियलाइज़ किया गया है कैसा किया जाएगा। और डे बाय डे हम वर्ल्ड लेवल पर compete करने की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन के टर्म्स में। देयर इज़ अ प्रोविजन टू टीच coding on the middle school level and emphasis on the mainstream Sanskrit to increase knowledge of ancient India and its contribution modern India। तो हम संस्कृत हो, चाहे आपका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, वहाँ से लेकर के मॉडर्न इंडिया में क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा, इन सब चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे यहाँ से। फिर नीति आयोग का जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है उसका भी जिक्र है कि उसके जो पूरे की क्राइटेरियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पॉलिसीज़ के द्वारा। वहीं GDP में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया गया 3.2% से 6% तक करने की बात कही गई है। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो इन्होंने इसमें बताई हैं एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आपको ध्यान रखना है कुछ क्रूशियल चैलेंजेस हैं जिसको कि एड्रेस करना होगा, एंड जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करके और प्रेजेंट लेवल पर जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। थैंक्स लॉट। कीप स्टडिंग।